तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भैया राष्ट्रवाद कैसे उत्पन्न हुआ भारत देश के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने यूरोप के अंदर तो देख ही लिया था कि कैसे कैसे राष्ट्रवाद की उदय हुई थी, उसके बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस किया था। पर जो नेशनलिज्म यूरोप का था और जो इंडिया का था, बहुत की डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें कि यूनाइटेडनेस की फीलिंग से भैया या फिर अलग अलग चीज़ों की फीलिंग से नहीं आया था। यहाँ पे जो नेशनलिज्म था वो आया था भैया किसकी वजह से, इंपीरियलिज्म की वजह से। इंपीरियलिज्म की वजह से क्यों आया था, क्योंकि भैया इंडिया को बना के रखा था ब्रिटिशर्स ने ऐसा कॉलोनी, यानी कि माल देने वाली मुर्गी बना के रखा था। जब जब माल चाहिए दो तमाचे मारो और माल निकाल लो। ना ही हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिश्ता था, ना ही हमारा वर्ल्ड वॉर सेकंड से रिश्ता था। जबरदस्ती घुसा दिया, जबरदस्ती इंडियन सोल्जर्स को मारा गया। तो भैया परेशान हो गए थे लोग। तो भैया जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर वो भैया कनेक्टेड है किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है। यानी कि सब लोग कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से परेशान हो गए थे। अंग्रेजों को कुछ नहीं था, केवल उन्हें केवल यूज करना था इंडियंस को। तो वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे इंडियंस को। क्या करते थे, जो वो अलग अलग तरीके से इंडियंस को यूज करना जानते थे कि एक नहीं तो दूसरा तरीका ढूंढ ही लेते थे वो लोग। नहीं तो इकोनॉमिकली, नहीं तो पॉलिटिकली, नहीं तो एग्रीकल्चरली, कहीं ना कहीं अपनी उंगली घुसाई देते थे। इसकी वजह से उसके रेजिस्टेंस में इंडिया में काफी ज्यादा हेट्रेड पैदा होने लगी, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग क्लास ऑफ सोसाइटी के अंदर। तो एज अ रिजल्ट हमने क्या देखा कि भैया सबने देखा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम सबकी एक ही है कि जो भैया कॉलोनियल रूल है ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। इवन की अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिकली, हमें पता चला था कैसे कि भैया जो अंग्रेज है वो हमें लूट रहे हैं। तो दादा भाई नारोजी ने एक थ्योरी ऑफ ड्रेन थ्योरी दी थी उन्होंने। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हमें पता चला कि हाँ ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव नेचर का है और अलग अलग सेक्शन के लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे उनके कॉलोनियल रूल से। तो जो कहने जो हम लोग बात कर रहे थे कैसे जो नेशनलिज्म है वो एंटी कॉलोनियल रूल से, मतलब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। तो भैया जो स्ट्रगल्स का सामना कर रहे थे, जो हम लोग बात करें इंडियंस, तो स्ट्रगल करते करते ये समझ में आया भैया हम लोग तो सब एक ही आदमी से परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना साथ में खड़े हो जाएं। तो एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है क्या, नेशनलिज्म देखने को मिलता है, उत्पन्न होता है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। तो हर ग्रुप के लिए, जो हर एक सेक्शन के लिए जो जो भैया हम लोग बात करें कॉलोनिज्म था वो अलग तरीके से परसीव करते थे। जैसे कि हम लोग बात करें जो जमींदार थे वो ये चाहते थे कि भैया उनको टैक्स ना देना पड़े, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि ये फ्रीडम नहीं दे रहे हैं हमें, अपना ही व्यापार कर रहे हैं। जो गरीब लोग थे, जो आर्टिशियन थे, तो उन लोगों को भैया कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि पहले के समय पर राजा महाराजा उन्हें सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो अंग्रेज हैं वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हमारी जो इंडिजिनस कल्चर है उसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से भैया जो रिलीजियस वर्क था तो वो और ज़्यादा परेशान था कि जी अपने भैया जो पादरियों को भेजते हैं यहाँ पे और कन्वर्जन करवाते हैं इंडिया के अंदर। तो अब इससे लोग हर तरीके से कॉलोनिज्म से परेशान थे, अलग अलग तरीके से परेशान थे, और उनका एक्सपीरियंस सेम नहीं था सबका। मतलब जो वे ऑफ थिंकिंग थी सबकी अलग अलग थी, अलग अलग तरीके से एक्सप्लोइट कर रहे थे, क्योंकि देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब जो था वो सबके लिए एक जैसा नहीं था, सबके लिए भिन्न भिन्न भांति की आज़ादी की डेफिनेशन थी कि हमें ऐसे करके आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें वैसे करके आज़ादी मिलनी चाहिए। तो ये सारा सीन हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो गाइस ये रहा अपना भैया ब्लूप्रिंट। तो ये ब्लूप्रिंट है हम लोगों का टॉपिक का, यानी कि हम लोग जो नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट करने वाले हैं तो उसका ब्लूप्रिंट ये रहा था यार मेरे पास बिल्कुल। तो नेशनलिज्म इंडिया हमारा चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ने के क्या वाले हैं इसके बारे में बहुत जोर से बात करते हैं। मेरा कैमरा जो है बहुत फ्लेक्स मार रहा है मेरे सामने और बहुत ज़्यादा जूम इन कर रहा है। एक तो पहली बात तो ये मैनुअल कैमरा है और कोई ऑटोमेटिक कैमरा नहीं है, फिर भी होशियारी मार रहा है। कोई आत्मा चढ़ाई क्या इसके अंदर, अभी भी जूम इन कर रहा है क्या, पता नहीं भाई, अजब ही है इसका। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर की ऊपर भाई, अब नहीं मूव कर। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो हम लोग बात करें जो चैप्टर रहने वाला है, तो
ये हम लोग बात करें बेसिकली रहने वाला है गांधी जी के इर्द गिर्द। तो हमें पता है कि जो वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसके बाद उसके बाद हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसके बाद ही हम लोग बात करें 1915 में करीब इंडिया में गांधी जी का आना हुआ था। ठीक है, उस दिन हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। और धीमे धीमे फिर उसके बाद कैसे कैसे चीज़ें उनके आसपास डेवलप हुई, तो उससे रिलेटेड चैप्टर ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग बात करें कि जो नेशनलिज्म की भावना थी और कैसे कैसे उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू इंडिया के अंदर अपनी जो वर्चस्व था एक तरीके से बात करें, या फिर देश भावना थी वो जगाई, उसके बारे में है। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे ही गांधी जी आए तो भैया अपना सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे, कितना काला कानून था ये, उसके बारे में बात करेंगे और इसको लेकर क्या विद्रोह किए गए। फिर हम लोग समझेंगे कि इसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लाए थे। तो गांधी जी का विचार ये था कि भैया अगर उनकी उनकी थ्योरी एक्चुअली मैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत बता दूं ब्रीफली में, कि भैया जो गांधी जी थे उनकी विचारधारा ये थी कि भैया कि अंग्रेज हम पे राज क्यों कर रहे हैं। तो उनकी फिलॉसफी सीधे सीधे हम समझ लेते हैं कि अंग्रेज हमारे ऊपर राज क्यों कर रहे हैं। अंग्रेज हमारे ऊपर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ कॉर्पोरेट करना बंद कर दें तो फिर हम पे वो राज करना बंद कर देंगे। तो दैट्स वाई इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और ये तो केवल ये तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से चलता रहेगा कि हाँ कोई बड़े बड़े लीडर्स क्या कर रहे थे, वो चीजें चलती रहेंगी। पर हम लोग बात करें इसके अलावा जो मूवमेंट वगैरह चल रहे थे उसका लोगों के प्रति या फिर अलग अलग जगह पे हम लोग बात करें, चाहे गांव हो शहर हो, उधर क्या क्या असर था उसके बारे में भी बात डिस्कशन करने वाले हम लोग। जैसे कि डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट, तो अलग अलग स्टैंड के बारे में बात करेंगे जो मूवमेंट के दौरान चल रहे थे। जैसे कि मूवमेंट टाउन्स में यानी कि छोटे छोटे शहरों में कैसा था, जैसे झांसी हुआ या फिर उरई हुआ या फिर दूसरे शहर हुए, तो वहाँ पे कैसे कैसे टाउन वगैरह में क्या चल रहा था। और फिर हम लोग बात करें कैसे कैसे जो कंट्री साइड थी, गांव वगैरह में रेविलियन वगैरह चल रहे थे, मतलब विद्रोहबाजी चल रही थी। चौरी चौरा कांड के बारे में भी थोड़ा बहुत अगर हुआ तो करा दूंगा उसमें भी। और स्वराज का बोलवाला प्लांटेशंस में कैसा था, क्योंकि हमें पता था कि अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्लांटेशन वर्कर भी बहुत सारा उन्होंने शोषण झेला था अंग्रेजों का, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहुत भारी प्रॉफिट उठाते थे चाय के कारोबार से। जैसे कि हमें पता है ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, तो ये सारे उनके विचार थे। और इसके खिलाफ जब उनके लिए आज़ादी हम लोग बात करें, उनके लिए क्या थी कि भैया हमें यहाँ से निकाल दो। तो फिर कैसे जो गांधी जी हैं ये अलग अलग तरीके से, या फिर जो दूसरे लीडर्स हैं वो कैसे करके इन लोगों को मनाएंगे और एक साथ लाके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। और ये थोड़ा बीच में गैप रहने वाला, क्योंकि अगर हम लोग बात करें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बाद 1924 के बाद गांधी जी, जब से ये चौरी चौरा कांड हुआ, गांधी जी ने कह दिया था, और गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि अगर इसमें थोड़ी भी हिंसा हुई तो फिर हम क्या कर देंगे, मूवमेंट वापस ले लेंगे। उसके बाद में सत्याग्रह नहीं, फिर मैं कोई मूवमेंट में नहीं करूंगा, मैं बाहरी सुधार करूंगा। तो 1924 के बाद हुआ क्या कि भैया जो हम लोग बात करें कि गांधी थोड़े ठंडे पड़ गए थे। गांधी कहने लगे भैया हमें अब दिलचस्पी नहीं है, हम अब देश का भला करेंगे, बस केवल ये सोशल वर्क करने लगे थे, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं चला रहे थे। तो उसके बीच में भी क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही हमें पता है कि लाहौर में कुछ हुआ था, फिर कोई भर्ती हुआ था, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर किसी को पता है कि कौन किसको लाठी मारी गई थी सर में, जैसे कि गांधी जी थोड़े भड़क गए थे, फिर गांधी जी ने कहा था अब मूवमेंट में चलाऊंगा। फिर उसके बाद गांधी के अंदर जोश आया, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चला, फिर सॉल्ट मार्च हुआ। सॉल्ट मार्च कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में तो फिर बात ही करेंगे। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, यानी कि जो अलग अलग सेक्शंस के लोग थे वो इस मूवमेंट के बारे में क्या सोच रहे थे, उसके बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो जैसे कि हम लोग यूरोप में देख रहे थे कि कैसे कैसे जो बिलोंग, मतलब एक दूसरे को अपना भाईचारा मान लेना, तो जैसे कि हम लोग बात करें कि सेंस ऑफ यूनिटी कैसे आई उसके बारे में बात करेंगे। फिर पूरे चैप्टर का कंक्लूजन हो जाएगा और लास्ट में देखेंगे कि जो पावर ऑफ ट्रांसफर थी वो कैसे हुई हमारे पास, यानी कि लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में। और इसके बाद भैया जो सत्ता थी वो हमारे हाथ में आ गई और हम इंडियंस के हाथ में आ गई, और ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के अपने घर, अपने गांव, अपने देश, अपने शहर, अपने
वतन लौट गए और फिर हमारे हाथ में हमारा वतन आया। और उसके बाद हमने जो कमर संभाली अपनी, तीर और कमान संभाला अपना, और फिर जो हम आज के समय पे देखते हैं, फिर वो डेवलपमेंट हम लोग अपने मन से कर ही रहे हैं फिर। और जो भी होगा वो आप लोगों के हाथ में है, जो भी आप करना चाहें अपने भविष्य के साथ, अपने देश के साथ। भविष्य आपका, देश आपका, आपकी इच्छा। क्लियर? तो ये हमारा एक ओवरव्यू है कि हम लोग चैप्टर को कैसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अब बात करने वाले हैं अपने आगे के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमारी थीम रहने वाली है क्या? सबसे पहले हमारी थीम रहने वाली है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो ये जो हम लोग बात करें मूवमेंट है, ये कैसे जुड़े होंगे इसको अब डिटेल समझते हैं। और ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स वगैरह में हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी तो उसका क्या इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है हमारे एग्जाम्स में। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, इसको समझते हैं गौर से इस स्टेटमेंट को कि क्या इम्पैक्ट पड़ा और इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला था। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे तो ब्रिटिशर्स जहां जहां रूल कर रहे होंगे उन जगह पर एज आ कॉलोनी, मतलब कॉलोनी तरह यूज कर रहे थे वहां। तो भैया क्यों कोई कंट्री कॉलोनी बनाता है कि भैया जब उन्हें जरूरत होगी, जिस रिसोर्स की जरूरत होगी तो वो ले लेंगे। अब भैया अब जो ब्रिटिशर्स थे अब वो पड़ गए हैं वॉर वाली सिचुएशन में। जब वॉर वाली सिचुएशन में पड़ गए हैं तो उनके लिए क्या जरूरी होगा कि भैया अपनी जब वॉर वाली सिचुएशन पड़ गए हैं तो फिर अपने जो कॉलोनीज है वहां से रिसोर्सेस निकालने पड़ेंगे और वहां से लोगों को इकट्ठा करेंगे। क्योंकि भैया ब्रिटेन के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि भैया के युद्ध में अपने बंदे भेजें, तो वो क्या करेंगे अपनी कॉलोनी से बंदे उठाएंगे और मरने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इंडिया एक उनके लिए रिसोर्स था। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए खजान, वो सोने के अंडे देने वाली चिड़ैया थी वो इंडिया। तो वो इंडिया को ऐसा हम लोग बात करें मुर्गी की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें जो भी चीज़ चाहिए पड़ती थी तो ऐसा इंडिया, अगर हम लोग बात करें मिनरल्स हो चाहे रॉ मटेरियल्स हो, या फिर हम लोग बात करें कि इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि भैया वॉर में चढ़ने के लिए आपके पास पैसे तो अलग की बात है पर लोग होने चाहिए। तो अब एज अ रिसोर्स की तरह वो लोग क्या करेंगे, इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे मन में यही उठता है कि हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं हमारे, वाज इंडिया अफेक्ट बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ भैया क्यों और क्या कैसे इफेक्ट हुआ, मैंने बता दिया। तो इससे क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो अब यहाँ पे नई इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन बनने लगी। कैसे कैसे? क्योंकि भैया अब हम लोग बात करें कि आ, आ, इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ के जो सोल्जर्स वगैरह थे, अब वो क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे अब वो यहाँ पे इन्वॉल्व ना होकर वॉर्स में इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो इन घर पे थोड़ा बहुत ध्यान हटेगा और पॉलिटिकल थोड़ी बहुत हमें छूट मिलने लगेगी। यानी कि हम लोग बात करें उनका ध्यान थोड़ा बहुत हमसे क्या हो जाएगा, ओझल हो जाएगा। तो फिर हम लोग बात करें नई सिचुएशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस या पॉलिटिकल सिचुएशंस बनने लगेंगी। जैसे हम लोग बात करें इंडस्ट्रीज वगैरह भी हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि धीमे धीमे ग्रो करने लगेंगी। क्योंकि हम लोग बात करें कि उनकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें वहां पे फंडिंग वगैरह करनी है और इतना ज़्यादा उनका ध्यान रह नहीं पाएगा। क्योंकि भैया और एक तरीके से बहुत से लोग तो यही मानते हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है तो वो वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से मिली, क्योंकि वो लोग इतना इंगेज हो गए थे उसमें कि अब उनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज बचे नहीं थे कि वो हम पे कंट्रोल कर सकें। तो बहुत नई सिचुएशन बनने लगेंगी और क्या होगा कि फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और इससे क्या होगा, नेशनलिज्म की फीलिंग उठेगी। क्योंकि हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें कि जो अंग्रेज थे वो हमें क्या कर रहे थे, और अगर हम लोग बात करें एक चीज आपने देखा होगा कि यूरोप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी और इंडिया में जो फीलिंग थी वो दोनों अलग थी। और यहाँ पे जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो उठी थी एज अ रिप्रेशन। यानी कि जो हमें अंग्रेज थे वो रिप्रेस करते थे, दबाते थे, हमें दबाने की कोशिश करते थे। तो हम लोग उठ के हमारे अलग अलग सोसाइटी सेक्शन के लोग खड़े हुए और उनके खिलाफ विद्रोह किया। और जब उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे तो गाइस अब हम लोग एक लिस्टेड तरीके से उन इम्पैक्ट को समझेंगे जो कोई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हो रहे थे। तो हमने बात तो कर ही ली थी कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले थे, कैसे नेशनलिस्टिक जो फीलिंग थी वो फोर्स हो रही थी, और दूसरा हमने देखा कि भैया इंडिया के ऊपर नई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बन रही थी। ये तो हमने देख लिया था। अब और डिटेल समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, किसके ऊपर, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो फिर हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करें कि वर्ल्ड वॉर था तो भैया इससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता था डायरेक्टली। तो अगर हम लोग बात करें इम्पैक्ट की तो सबसे पहला इम्पैक्ट, जब भी आप लोग युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में दो चीज की सबसे बड़ा नुकसान होता है, एक तो होता है जान और दूसरा होता है माल।
तो भैया सबसे पहला इनका जा रहा था क्या, माल। तो भैया माल जा रहा था, क्या जा रहा था इनका, माल जा रहा था। तो इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो जब भी भैया आप वॉर जैसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो जो वॉर का खर्चा होता है वो आपकी जान ले लेता है। तो यहाँ पे उनकी जान जा रही थी, तो ठीक है, तो यहाँ पे जान चली गई। तो इससे क्या हुआ कि जब जान जा रही थी तो भैया पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा, अपनी जेब तो खर्च करेंगे नहीं, बड़े काहिया आदमी है, काहिया, और कुछ नहीं बोला, गलत मत समझना। बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीज टैक्सेस। तो भैया अब अपनी जेब से काहिया आदमी कभी पैसा नहीं निकालता है। वो करेगा कि अगर उसे भूख लग रही है तो वो क्या करेगा, एक बिहारी को पकड़ेगा, भाई बताया यार तुम यार बहुत दिन से मिले नहीं है, क्या खाओगे आज बताओ। भाई यार भूख नहीं लगी। अरे यार भाई यार कमजोर लग रहा हो तुम, बहुत दिन से तुम मिले नहीं है, और अब तो बता दोस्त के साथ बैठ के तुम यार बात नहीं करते हो तुम। भाई चलो ठीक है यार, थोड़ा दो दो समोसा मंगा लो। बंदा क्या करेगा, एक एक समोसा खा लिया, एक उसने खा लिया, एक खुद ने खा लिया। और बताओ क्या समस्या चल रही है। अरे यार बहुत समस्या चल रही है यार, पैसों की दिक्कत है। अरे यार पैसों की दिक्कत तो यार हमें भी है बहुत कस की यार, बताओ यार क्या करें। तो यार एक काम करते हैं, बैंक में लोन ले लें। तो क्या, नहीं यार भाई यार सिक्योरिटीज कौन रखेगा, अरे यार बेकार है यार, क्या करें यार, इससे बढ़िया मर जाओ जाके, मर जाए जाके, क्या कर लें यार, तुम भी यार खर्चे बहुत ज़्यादा समस्या में, हम भी हैं। भले ही मेरे पास 5 लाख रुपए डले हैं जेब में, भाई 5 रुपए नहीं यार, क्या करते हैं यार। चलो मिलते हैं, ठीक है भाई। निकल दीजिए तो निकल ली। और भाई बेचारा गरीब गीले आटा था बेचारा, पैसे के उसके पास वैसे ही पैसे नहीं है, इससे समोसे के पैसे और निकला लिए। तो ये होता है काहियाब आदमी। तो वैसे ही ब्रिटिश थे भैया, इन्होंने क्या किया, अब ये कह रहा है यार वॉर तुम लड़ रहे हैं यार, थोड़ा टैक्स वैक्स दे देना यार, थोड़ी हेल्प कर देना। तो इंडिया से क्या क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज कर दिया इंडिया के अंदर। और क्या किया इन्होंने, कस्टम ड्यूटीज, हम लोग बात करें रेस्ट की गई, और इनकम टैक्स इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो भैया अब धीमे धीमे आप खुद देख रहे हैं कि जब इंडिया के अंदर, एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि भैया गलती से अगर कोई चीज़ हो जाती है स्टार्ट, तो भैया उसे एक्सप्लोइट किया था। और जो इनकम टैक्स था वो अभी तक आज तक कभी बंद नहीं हुआ, ठीक है। और हम लोग बात करें, ये तो हुआ ही हुआ। अगर आप लोगों ने पता सुना होगा कि हम लोग क्या करने वाले थे कि जो पेट्रोल को लेकर कीमतें थी, अभी सुना होगा आप लोगों ने कि उसमें एथेनॉल मिला के बेच रहे थे, जिससे कि जो पेट्रोल है वो सस्ता हो सके। भाई साहब पेट्रोल तो सस्ता नहीं हुआ, अब तो एथेनॉल मिलके जो जिस मात्रा जिस रेट से पहले हमें पेट्रोल, क्योंकि हमें पता है एथेनॉल मिलाने से इंजन थोड़ा खराब, मतलब इंजन में धीमे धीमे थोड़ी समस्याएं आने लगती हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मान चलिए कि अगर 50 रुपए का हमें तेल मिल रहा, तो हम एथेनॉल मिला देंगे तो हमें 30 रुपए का पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। लॉजिक ये हुआ कि भैया हम पेट्रोल ले रहे थे, अब हमने मिला दिया उसमें एथेनॉल, अब वो 30 की जगह पे फिर से वही तेल 50 रुपए में मिलने लगा हमें। तो कोई एथेनॉल लगाने का फायदा नहीं हुआ, घाटा घाटा हुआ। तो भैया वही सीन यहाँ पे भी चल रहा है कि भैया अभी भी इंट्रोड्यूस वहां पे हुआ था, अभी चल अभी भी रहा है, ठीक है। दूसरी क्या हुई कि प्राइस, क्योंकि भैया अगर हम लोग बात करें, एक शायद मैंने इंटरनेट पे एक रील देखी थी कि एक कोई एमपी वगैरह थे, कोई यंग से एमपी थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे हम लोगों को टैक्स देना पड़ता है किसी सामान खरीदने पर, जो कि पहले से टैक्स हो चुकी है, और उसकी सर्विसिंग के लिए भी टैक्स दिया जा चुका है। तो अगर हम लोग खाते हैं पीते हैं, हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता है। इवन कि हम लोग जो खा के भैया हवा भी छोड़ते हैं उसके लिए भी टैक्स देना है, सड़क पे चलते हैं उसके लिए भी टैक्स देना है, और चलने के बाद जो हम लोग थक के पसीना भी फेंकें उसके लिए भी टैक्स देना है। तो हर चीज के लिए टैक्स देना है। तो भैया यही जिंदगी है हमारी, टैक्स पेयर की जिंदगी बन के चुकी है। मतलब इंडिया में तो ये सिचुएशन है कि जो चीज पहले से टैक्सेड है उनके ऊपर भी आपको टैक्स देना, और जो चीज उनके बाद की जो चीजें हैं उनके बाद से जो एक बार, मतलब जैसे मान चलिए कि अगर कोई एक चीज है इसका इस्तेमाल किया, अब जितनी बार भी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए भी टैक्स देना पड़ रहा। तो एक तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग कि क्या सिचुएशन है हमारी कंट्री की। तो फिर ये अब देसी दोखड़ा छोड़िए, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में, अब उनको लेकर हम डिबेट नहीं कर सकते, चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात क्या थी, द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज्ड। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर आपको पता हो कि जो गांधी जी थे उन्होंने क्या कहा था कि भैया जो ऐसी चीज जो कि हम लोग बात करें सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी भी देखते होंगे जैसे आलू हुआ, रोटी, आलू हुआ, आटा हुआ, शक्कर हुई, नमक हुआ,
कुछ ऐसी चीजें जो कि हम लोग जिनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो हमेशा आपको सस्ती क्यों मिलती हैं? तो क्या आपको मन में कभी नहीं आता है कि किसान सोचे भैया कि भैया जो पुस्ते क्या जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो तो मशरूम वगैरह तो कीवी वगैरह तो इतने महंगे मिल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट को क्यों सस्ता मिल रहा है, हम क्यों प्रयास नहीं बढ़ा पाते? तो भैया इनको सरकार रेगुलेट कर सकती है, करती है, क्योंकि भैया के जो गरीब आदमी है वो ले सके। तो पर अब हमारे लिए अच्छा सोचने वाला तो कोई है नहीं उस समय पर बैठी ब्रिटिश सरकार। तो वो क्या करेंगी, जो प्राइस है किसकी एसेंशियल कमोडिटीज की, वो क्या करने लगी, बढ़ती जाएगी, और इससे बहुत ज्यादा समस्या पैदा हुई, क्या एक्सट्रीम हार्डशिप आ जाएगी किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए। भैया चाहे एशियन टाइम देख लो, चाहे मेडिवल टाइम देख लो, चाहे प्रेजेंट समय देख लो, भाई मिडिल क्लास वालों को इतना प्रताड़ित किया जाता, इतना प्रताड़ित किया जाता भाई, लिटरली लूटा जाता कुल मिला के, ठीक है। जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनका शोषण सदियों से चला आ रहा और अभी भी हो रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा। उन्हीं के टैक्स पर दुनिया चलती है और उन्हीं के टैक्स से घोटाले होते हैं, उन्हीं के टैक्स से लोग घूमते हैं गाड़ियों में और उन्हीं को लात मार के भगा दिया जाता है। तो फिर ये सीन अच्छा नहीं है। अब क्या ही कह दें, ठीक है, अब जो भी है यही सारा सीन चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब दुख ज्यादा निकल रहा है मेरे आज लगता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट हमने क्या देखी कि भैया, पहला इम्पैक्ट हमने देखा कि भैया जो डिफेंस एक्सपेंडिचर तब बढ़ गया था, इस वजह से जो नए नए टैक्सेस थे, इनकम टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिए गए थे, और जो प्राइजेस थी एसेंशियल यानी कि जरूरतमंद चीजों की, उनकी प्राइजेस को हाइप मतलब हाइप मिल गई थी, यानी कि वो बहुत महंगे मिल रहे थे। तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे, और भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसी इससे रिलेटेड। तो गाइस और भी इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इंडिया के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी 2 पॉइंट तो बात कर ही ली थी, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि तीसरा पॉइंट हम लोग बात करें कि ब्लेजर्स के ऊपर पड़ा, थोपा गया। तो समस्या क्या थी कि भैया हमने जैसे कि बात की थी, जंग में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक तो होती है जान और दूसरी होती है माल। माल तो उनने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करा के कर लिया कवर। अब भैया हम लोग बात करेंगे जान किसकी लेंगे, जान लेंगे ब्लेजर्स की। तो ब्लेजर्स वर कॉल्ड अपॉन to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। तो भैया जब किसी के बच्चे को ले जाओगे आप जबरदस्ती मारने के लिए, तो कौन माँ बाप हैं जो खुशी से होकर अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ देंगे? ना भैया तो हमारे देश के हो, ना तो हमारे लिए अच्छा करते। जब तुम्हें भैया मरने मारने की बारी आई, मरने मरवाने की बारी आई, तो हमारे लड़के ले जा रहे हैं, भाई तुम हमारे ऊपर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, हम अपना लड़का क्यों दें? तो भैया सबके मन में ऑब्वियस सी बात सवाल तो आएगा, आप किसी को लड़के को मारने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे हम तुम्हें। पर उन्हें भी पता है कि अगर कोई हमारा बच्चा या लड़का युद्ध में गया तो भैया जिंदा तो बचेगा नहीं, उन्हें भी पता है। तो भैया क्यों क्यों छोड़ें? तो जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से गरीबों को दबाया जाता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें कि ये लोग कर कैसे रहते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो ऑफ द ट्रैक जाके मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज से करीब 200-300 साल पहले की बात बता रहा मैं कि स्लेवरी नॉर्मल थी सबके लिए, चाहे हम हो, चाहे इंडियंस हो, चाहे आप लोगों ने एंशियंट टाइम से देखते आ रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनी हो आपने, या फिर दूसरे इंडियंस की। तो गुलामी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था इंडिया के अंदर। इवन कि हम लोग हजारों सालों से गुलामी देख रहे हैं और गुलामों का व्यापार भी होते हुआ आ रहा है। चाहे आप लोगों ने अमेरिका की सिविल वॉर देखी हो या फिर उस समय के उसके कॉजेज वगैरह पढ़े हो, कैसे वहाँ पे एक स्लेवरी का इम्पैक्ट पड़ता था। वहाँ के हम लोग बात करें कल्टीवेशन में, कॉटन कल्टीवेशन में, तो एक समय तक हम लोग बात करें कि ये सारी चीजें नॉर्मलाइज थी। तो आप लोगों को अच्छा ना लगे सुनकर, पर एक समय पर गुलामी बहुत आम थी हमारे जिंदगी में, यानी कि किसी को पकड़ के कुत्ता बना दो इंसान को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अच्छी नहीं थी, और धीमे धीमे हमारी सोसाइटी समझी और इन्हें हटाया। जब चीजों को लगता है, जब सोसाइटी चीजों को इंकल्केट करती है, कभी कभी हम लोग रिजिड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर। जैसे कि हम लोग बात करें कि पहले हम लोग जाति को लेकर थे, अब धर्मों की लेकर बात चलने लगी है। तो धीमे धीमे सोसाइटी के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो कि नहीं चाहिए, कि नहीं आनी चाहिए, वो चीजें आ जाती हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करें कि स्लेवरी भी हमारे इनकलकुलेट हो गई थी, या फिर हम लोग बात करें इंक्लूड हो गई थी हमारी सोसाइटी के अंदर। तो अब हम लोग बात करें कि स्लेवरी होती कैसे थी। तो भैया किसी गांव के ऊपर अटैक कर दिया, उसके आदमी पकड़े, बस जाओ बेच दिया। अमेरिका में, फ्रांस में जाके अलग अलग जगह पे ट्रेड चलता था इनका। तो वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं भैया, ब्लेजर्स के पास जा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे लड़कों को उठा रहे हैं और सीधे
बंद कर रहे हैं, मतलब आर्मी के लिए जबरदस्ती भर्ती करवा ले रहे हैं, तो फिर इससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा घृणा बनने लगी। इवन कि आप लोगों ने आपके दादा परदादा होंगे तो उनमें उस समय पर सरकारी जॉब्स की इतनी ज़्यादा डिमांड रहती थी, मतलब सरकारी जॉब की कोई वैल्यू नहीं थी। तो लिटरली आप जाइए और कहीं भी काम करने लगिए और सरकारी नौकरी पक्की हो गई। आज के समय पर बंदा मारा जा रहा है नौकरी के लिए, लिटरली मारा जा रहा बंदा नौकरी के लिए। और उस समय पर दादा परदादा आप लोगों को बताते होंगे कि भैया सरकारी नौकरी करने के लिए जबरदस्ती टांग कर आते थे घर से, भाई यार काम कर लो सरकारी नौकरी के लिए, आज लात मार के भगा दिया जाता है। तो ये कंडीशन है कि समय समय की बात है। अगर मान चलिए कि अभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई कंट्री अटैक कर दे, या फिर मैं कह नहीं रहा मतलब कि, तो ऐसी सिचुएशन बन जाए, इमरजेंसी वाली सिचुएशन बन जाए, तो हाँ अभी भी वो सिचुएशन बन सकती हैं। तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं समय के साथ, जैसे अभी हो गई। तो जो लोग जबरदस्ती हम लोग बात करें कि भर्ती करवा रहे थे जब यहाँ के रूरल लोगों को, तो इससे वाइड फ्लैट एंगर बनने लगा। और इससे क्या हुआ, और गरीबी में जितो जितो एक सिचुएशन हो गई। और गरीबी में गीला आटा क्या हुआ कि भैया यहाँ पे हो गई क्रॉप फेलियर हो गया। यानी कि क्रॉप फेलियर का मतलब होता है कि फसल जिस साल अच्छी नहीं होती उसे क्रॉप फेलियर बोलते हैं। उस साल हम लोग बात करें क्रॉप फेलियर हो गया। और भैया यहाँ के हम लोग बात करें किसानों के पास नहीं थी भैया फूड की सप्लाई इतनी अच्छी। और जितना माल पानी उन्होंने बचा के रखा था, जितना माल पानी बचा के रखा था, तो फिर अब अंग्रेजों ने क्या किया कि भैया लिमिटेड मात्रा में जो हमारे पास अनाज था उसको छुना लिया, मतलब छीन लिया हमसे। और अमेरिका उधर पर जो जहाँ पे हम लोग बात करें ब्रिटेन की वॉर चल रही थी, वहां सोल्जर को सप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भैया जितनी भी बचा हुआ खाना था वो जो मार्केट में अवेलेबल था वो सारा का सारा उधर भिजवा दिया जहाँ पे वॉर चल रही थी। अब भैया यहाँ का आदमी भूखा मर रहा, अरे यार भूख लग रही कस के, हाहाकार मच गया, त्राही त्राही हो गई, त्राही त्राही सब जगह। और ऐसे करके हम लोग बात करें बहुत सारे लोग मर गए। और ये तो गरीबी थी, गीला आटा ये था, और गीले आटे में और पानी उड़ेल दिया किसने। और भैया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया उसी साल, भैया बड़ी दुर्दशा हो गई। जो लोग खाने से मर रहे थे, कुछ लोग खाने से मर रहे, और जिनके पास खाना है वो बीमारी से मर रहा। तो ऐसी दुर्दशा हो गई थी। वही है यार कि बहुत भयंकर दुर्दशा थी यार, लिटरली बहुत दुर्दशा कर दी थी अंग्रेजों ने। तो भैया खाने के लिए पैसा नहीं है, बीमारी से मर रहे, तो कुत्ते जैसी जिंदगी कर दी यार, बिल्कुल कुत्ते भी इनसे अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता कहने में। पर दुनिया अलग तरीके से चलती है। जिस तरह आप लोग सोचते हैं कि हर चीज़ इक्वलिटी होती है, तो दुनिया थोड़ी अलग तरीके से चलती है। तो दुनिया जैसा आप लोगों ने सोचा होगा कि बहुत अच्छी है, सभी के साथ बराबर होता है, दैट्स नॉट रियलिटी ब्रो। द वर्ल्ड इज सो डिफरेंट एंड क्रूअल। तो बहुत ज़्यादा निर्दयी है दुनिया। तो फिर अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, तो 1921 में सेंसस किए गए तो पता चला कि 12 से 13 मिलियन लोग, 12 से लेकर 13 मिलियन लोग हम लोग बात करें रिजल्ट में मर गए फेमाइन की वजह से। क्या ही कहते हैं, कह ही नहीं सकते हैं कुछ, छोड़ो, बता लीजिए आप लोग। दिल टूट गया तुम्हारा, याद आ गई पुरानी यादें। तो भाइयों और मित्रों, इस कैमरा फ्लैग के साथ अपन शुरू करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो गांधी जी के बारे में हम लोग बात ही कर रहे थे, तो सत्य से आग्रह करते हैं हमारे गांधी जी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि 1915 में एंट्री होगी भाई साहब, 1915 में कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो भैया पहली बार इंडिया में गांधी जी नहीं आ रहे थे। एक्चुअली गांधी जी यहाँ पे काफ़ी साल प्रैक्टिस की उन्होंने, काफ़ी साल नहीं मतलब कुछ साल प्रैक्टिस की यहाँ पे उन्होंने, और यहाँ पे उनका काम अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था। फिर एक गुजराती हम लोग बात करें कि एक व्यापारी थे जिनका केस चल रहा था अफ्रीका में, और उन्होंने गांधी जी को ऑफर किया कि आप अफ्रीका चलिए और मेरे साथ मेरा केस देखिए वहाँ पे जाके। और इन्होंने शायद आई थिंक मुझे ध्यान है कि बॉम्बे वगैरह में शायद इन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। मतलब पहले ये ब्रिटेन वगैरह गए, ब्रिटेन में जाके इन्होंने पढ़ाई की वहाँ पे, और फिर लौट के वापस यहाँ पे आए, इंडिया में प्रैक्टिस की, फिर वापस अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका में उन्होंने देखा क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि भेदभाव होता था। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि गांधी जी जा रहे थे एक बार ट्रेन में, चलते 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 चलते, और जब ये ट्रेन में चढ़ गए, और चढ़ने के बाद ये फर्स्ट क्लास कोच में बैठे थे, क्योंकि आपको पता हो तो इनके पिताजी बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और ये भी बहुत अमीर थे, धोती पहनते थे, इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब थे, अमीर थे बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या कि इन्हें ट्रेन से धक्के मार के भगा दिया गया, और इनके साथ कहा गया कि तुम
फर्स्ट क्लास कोच में नहीं बैठ सकते हो क्योंकि तुम काले रंग के हो, मतलब इंडियन रंग के थे वो, इसलिए। तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचा कि भाई मैंने इस कोच के लिए पूरे पैसे दे दिए थे, तेरी हिम्मत कैसे हो कि भैया तूने मुझे धक्का देके निकाल दिया नीचे, ये तेरी कैसे तो साहस हुआ। उसने धक्का दे दिया है ना गांधी जी को, बहुत गुस्सा आई गांधी को, बेटे तेरा हम लोग राजपाट हटा देंगे, हम लोग यहाँ से साउथ अफ्रीका से। तो इन्हें पता चला, फिर धीमे धीमे जब इन्होंने विजिट किया वहाँ पे, फिर हम लोग बात करें, उन्होंने फिर वहाँ पे आइडिया लगाया सत्याग्रह का। तो सत्याग्रह का आइडिया क्या है? द फॉट द रेसिस्ट रिजीम इन साउथ अफ्रीका विद अ नोवेल मेथड ऑफ एजिटेशन। तो अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी ने क्या किया कि मास को इकट्ठा किया और सत्य से आग्रह करके यहाँ पे जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह का जो मूवमेंट था उसको चलाया, और जो वहाँ पे जो पॉलिसीज थी उनको क्या किया, हटाने की कोशिश की कि भैया जो आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ वो मत कीजिए। तो उन्होंने उनका अब ये जो सत्याग्रह का आइडिया था, अब जो सत्याग्रह का आइडिया उन्होंने अफ्रीका में इम्प्लीमेंट किया और लॉ को चेंज करवाया। अब ये समझ गए थे कि भैया इस तरह से सत्याग्रह के आइडिया से हम लोग इंडिया के अंदर भी हम लोग क्या बात करें रेवोल्यूशन ला सकते हैं और यहाँ पे जो अंग्रेजों का रजीम है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस आइडिया के साथ 1915 में गांधी जी झांसी इंडिया आते हैं और वहाँ पे आके सत्याग्रह चलाते हैं। सबसे पहला उनका मूवमेंट था बिहार में खेड़ा में। पहले उनका जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि भैया आप इंडिया का टूर कीजिए जिससे कि आपको यहाँ की प्रॉब्लम्स, इसका इधर का कल्चर और बहुत डीपली उनकी प्रॉब्लम्स को ग्राउंड लेवल पर जाके देखिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि इंडिया के अंदर मतलब प्रॉब्लम्स हैं क्या एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर। तो वो जब घूम ही रहे थे तो उन्हें एक दिन राजकुमार राव जी मिले और इन्होंने क्या किया कि जो बिहार की एक प्रॉब्लम थी नाम क्या नाम था उसका, पालमपुर नाम था शायद, ऐसी कुछ नाम था, पालमपुर चंपारण, हाँ चंपारण नाम की जगह थी। वहां पे क्या हुआ कि एक बार इसकी भी लंबी कहानी है कि वहाँ पे हम लोग बात करें कि नील खेती करवाते थे अंग्रेज गरीब किसानों से, और वहाँ पे क्या हुआ कि जब सिंथेटिक फाइबर आ गई तो फिर अंग्रेज जो यहाँ से इंपोर्ट होके मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होके जाती थी नील, तो अब उसकी डिमांड इतनी बची नहीं। तो अंग्रेजों ने सोचा कि बेटाओ हटाओ, अब कौन इधर से वहाँ जाके भेजे, वहाँ सिंथेटिक नील की वैसी खोज हो चुकी है। तो फिर एकदम से पहले सालों से यहाँ पे नील उगवा रहे थे, एकदम से कह दिया भाई अब रहने दे, तो हमें नहीं उगवानी। तो भैया अब नील की वजह से क्या हुआ था, उनकी फसलें खराब हो गई थी, मतलब जमीन खराब हो गई थी, अनफर्टाइल हो गई थी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया अब तुम लोग नहीं कर सकते खेती। तो किसानों का अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम ये होने नहीं देंगे, मुआवजा देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि भैया बनता है उनका मुआवजा, क्योंकि आप उनसे इतने सालों से खेती करवा रहे थे। और एक चीज ध्यान रखिए कि अंग्रेजों ने बताया नहीं कि भैया सिंथेटिक फाइबर आ चुकी है। इन अंग्रेजों ने पैसे लिए किसानों से कि तुम्हें ऐसा कंपनसेशन देना पड़ेगा, हमें किसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि भैया तुम खेती करना नहीं चाह रहे हो अपने मन से, तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। और वहां पे इनकी खेती बंद हो गई और ये खुद से बंद करना चाहते थे। तो इन लोगों ने यहाँ से उनका तो वहां उन्हें तो पता ही था धंधा बंद करना है, इसके तहत पैसे भी ले लिए उनसे। और भैया अब उन्होंने कहा भैया गरीब किसान थे उनके पास, भैया हमें भी खबर लग गई है कि भैया वहाँ पे ब्रिटेन के उधर पे जो यूरोप है वहाँ पे सिंथेटिक फाइबर खोई हो चुकी है, और भैया हमारा जो हमने तुम्हें पैसा दिया था हमारा कंपनसेशन वापस कर दो, भैया मुआवजा दे दो हमें। तो यही हम दे, तुम ऐसे कैसे मांग रहे हमसे, नेता बन रहे तो हमसे। तो ऐसा कुछ अंग्रेजों ने कहा, ठीक है भैया हम ऐसे आदमी को लेके आएंगे, खटिया खड़ी करेगा तुम्हारी। तो भैया जो हमारे गांव वाले थे, उनमें से खासकर राजकुमार शुक्ला जी थे, वो गए किसके पास, गांधी जी के पास। उन्होंने कहा गांधी जी प्लीज हेल्प कीजिए। यहाँ गए वहाँ गए, आगे भी घूमे पीछे घूमे, और गांधी जी को कैसे भी करके मना लिया कि हाँ गांधी जी आइए और हमारे गांव में समस्या सुलझाइए। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने मूवमेंट चलाया। तो फिर उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की वहाँ पे कि हाँ एक पहली बार उनका जो मूवमेंट था वो सफल हुआ विद द हेल्प ऑफ सत्याग्रह। तो गुरुजनों हम लोग अब बात करने वाले हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में। तो हमने तो ये तो समझ लिया कि जो गांधी जी थे उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था, एक टूल था हमारा, एक मेथड था उनका लोगों को जताने का कि भैया आप गलत कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं बहुत ज़्यादा विनम्रता और डिटेल से। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सत्याग्रह की। तो सत्य प्लस आग्रह इस शब्द से बना है सत्याग्रह। सत्य मतलब होता है क्या, ट्रुथ। आग्रह मतलब होता है टू होल्ड फ्रेम, मतलब अपनी किसी बात पर टिके रहना। यानी कि अगर भैया कोई भी सिचुएशन आ जाए, दुनिया मार रही है तो बस मारने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें पता है कि हम अच्छे हैं तो फिर सामने वाला
को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया तुम गलत कर रहे हो, हम सही हैं। यही कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि सत्याग्रह आइडिया है सत्याग्रह का, ये इस पे जोर देता है कि भैया सत्य की शक्ति दिखाता है और बताता है कि जो नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, कि बताता है कि सच को ढूंढने की मतलब जरूरत है। तो इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल्स हैं, तो अब कोई पुलिस वाला है, वो रिश्वत मांग रहा है। नहीं, अच्छा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान चलिए कि अच्छा सा एग्जांपल सोच रहा मैं। हाँ, जैसे कि मान चलिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपका कोई सीनियर है, तो गलती से आप जा रहे थे, आपको आपसे उसको धक्का लग गया, तो वो आया, गर्दन पकड़ लिया आपकी, तो भाई तूने मुझे धक्का कैसे दिया? भाई गलती से लग गया। तो वो क्या करेगा, आपको मारेगा, एक दो मार दी उसने, तो फिर आप कहेंगे भाई मार मत, पर मैंने नहीं मारा जानबूझ के। तो फिर वो क्या करेगा, एक दो और दे देगा। और वहीं अगर आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बात करें वायलेंस यहाँ पे कैसे इफेक्ट करेगी। अगर आपने उसे तमाचा मारा, तो वो मतलब उसने आपको तमाचा मारा, तो आपने भी उसे तमाचा मारा, तो उसे और कैसे गुस्सा आएगी, तो वो आपको दो चार और धर देगा, हो सकता है और ज्यादा धर दे। तो फिर रिफ्रेशन में आप लोग क्या करेंगे, और दो चार धर देंगे उसे, फिर वो आपको दो चार धर देगा। तो उससे होगा क्या, शांति समझौता तो होने वाला नहीं है। वो और गुंडे लाएगा, फिर आपको छोड़ेगा, फिर और मारेगा। तो इससे कुछ सिचुएशन निकलने वाली नहीं है। वही बंदा क्या करे सत्याग्रह में, अब सत्याग्रही आदमी होगा, भाई गलती से लग गया जी, इसने तमाचा मार दिया, दो तीन तमाचे जड़ दिए सीनियर ने। भाई अगर वो जो जूनियर होगा वो कहेगा, भाई अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो मुझे और मारो, तमाचे मारो अगर गलती लगी है। तो जब आप ऐसे बात करेंगे तो फिर अब जो सामने वाला है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदे ने गलती नहीं की है, उससे गलती से लग गया है। तो अब अगर वो आपको मार भी देगा, तीन चार बार मार देगा, फिर हर व्यक्ति के अंदर अपनी कॉन्साइंस होती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो इससे वो अपने आप को खुद समझ जाएगा कि हाँ हम गलत कर रहे थे। तो यही आइडिया है अपने सत्याग्रह का, और वो अपनी गलती को समझेगा और उसे मारना बंद कर देगा सामने वाले व्यक्ति को। तो ऐसे ही गांधी जी का विचार ये था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों को लगता है कि अंग्रेज खुद समझ जाएंगे। अगर हम लोग बात करें कि उनसे परेशान होकर हम लोग उनका काम करना बंद कर देंगे, तो फिर अंग्रेज अपने आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया कि हम लोग गलत कर रहे हैं। तो फिर अपने हिसाब से अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा, तो हाँ एक तरीके कह सकते हैं कि समझदार व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा हाँ हम गलती कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अगर ये जो आइडिया है सत्याग्रह का इंडिया में काम कर गया, और मान चलिए कि अफ्रीका में भी काम कर गया, पर अगर हम लोग बात करें इसका, अगर हम लोग थोड़ा अपना थोड़ा टिकड़म लगा के वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के देखें कि जो वर्ल्ड वॉर थी, क्या वहां पे हम लोग बात करें ऐसे आइडियाज हम लोग बात करें काम कर सकते थे? तो फिर गांधी जी ने विचार भी दिए थे कि क्या हम वर्ल्ड वॉर में हिटलर के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? तो फिर उनके बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तो एक होता है समझदार व्यक्ति समझदार व्यक्ति, और दूसरा होता है मूर्ख व्यक्ति। तो समझदार व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पता रहता है कि हाँ गलत कर रहे हैं, तो एक लिमिट तक गलत करता है। जो मूर्ख व्यक्ति है उसके सामने कुछ भी कर दो उसे मतलब नहीं है, उसे जो लगता है तो वही करेगा वो। तो कोई व्यक्ति मारने के लिए उतारू है तो फिर वो आपकी ये कोई बातें नहीं सुनेगा। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, कुछ चीजें हमेशा कुछ हद तक काम करती हैं पर कुछ हद तक काम नहीं करती हैं। तो बस वही वाला सत्याग्रह का सीन है। तो कहीं कहीं सत्याग्रह काम करेगा और कहीं कहीं सत्याग्रह काम नहीं करेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कुछ हद तक करेगा और कुछ हद तक नहीं करेगा। अफ्रीका में तो करेगा, इंडिया में कुछ हद तक करेगा। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से बता दिया, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सत्याग्रह के बारे में। अब इसकी फिलोसफी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाउ गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह के बारे में। तो फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह क्या कहती है? तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से पहले समझ चुके हैं, और भी डिटेल समझ लेते हैं। इफ द, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं, इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द अपोरेसर। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका जो कारण है वो सत्य है, और अगर आपका जो स्ट्रगल है यानी कि संघर्ष है वो किसके खिलाफ है, वो खिलाफ है इनजस्टिस यानी कि अन्याय के खिलाफ है। तो हम लोग बात करें कि जो फिजिकल फोर्स है वो जरूरी नहीं है कि भैया ऑपरेशन के खिलाफ करी जाए। तो इसमें होगा क्या वो अभी बताता हूं मैं, पहले इसको और कंप्लीट कर लूं। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग अग्रेसिव, असत्याग्रही
कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका जो कारण वो है सत्य है, और अगर आप क्या करते हैं इनजस्टिस यानी कि बेईमानी के खिलाफ, या फिर हम लोग बात करें अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ते हैं, तो फिर जरूरी नहीं कि फिजिकल वायलेंस की जाए। और हम लोग बात करें फिजिकल वायलेंस की जाए तो, और विदाउट बिना वायलेंस के एक कोई सत्याग्रही हम लोग बात करें लड़ाई जीत सकता है बिना लड़े। और कैसे? नॉन वायलेंस के थ्रू लड़ सकता है। कैसे लड़ सकता है? क्योंकि अगर हम लोग बात करें हमें केवल कुछ नहीं करना, केवल इतना करना है कि सामने वाले को चिताना है या फिर बताना है कि हम सही हैं, आप गलत हैं। और जिस दिन उसके दिमाग में ये लग गई बात कि हाँ वो गलत कर रहा है, तो वो उस दिन से आपके ऊपर अत्याचार करना छोड़ देगा और उसी दिन बेईमानी छोड़ देगा। तो ये विचार है सत्याग्रह का। इसको मैं अभी पॉइंट में भी लिख देता हूं, जिससे पहले कि आप लोग पहले ये नोट कर लीजिए। तो मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो हम लोग बात करते हैं कि जो फिलॉसफी है वो वर्क कैसे करती है। तो जो फिलॉसफी है उसका काम, वो कैसे काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो हाउ इसलिए है कि वो जो फिलॉसफी है वो कैसे काम कर रही है। तो बाय अपीलिंग द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। तो अगर हम लोग कैसे भी करके उसकी चेतना में घुस जाएं सामने वाले की, कि उसे समझा दें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो फिर हम लोग एक तरीके से अपनी वॉर जीत जाते हैं वहीं पे। और सत्याग्रही वहीं पे वॉर जीत जाता है जब जो ऑपरेसर है उसके कंसाइंस में बात बैठ जाती है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो जिस दिन वो बात समझ जाएगा कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं, उसी दिन अपना काम खत्म हो जाएगा। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ। तो भैया अगर वो सच को देख लेगा, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू यूज ऑफ वायलेंस, तो उस दिन वो अपने आप ही अपने हथियार छोड़ देगा, वायलेंस छोड़ देगा और मान लेगा कि हाँ भैया हम इस जगह पे गलत थे। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हम लोग बात करें मैं हूं, आप हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसे पता है कि हाँ गलती कर रहे हैं हम, तो फिर वो अपने आप सब छोड़ देगा। और दूसरी बात यह है कि कोई भी इंसान हो तो सबको पता रहता है, देखो लिटरली दुनिया में सबको पता है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर मैं मान चलिए किसी को सड़क पे चल के गाली भी दे देता हूँ, या फिर आप लोग की बात कर रहा था, मतलब एक जनरल बात कर रहा मैं, कि अगर किसी को गाली भी दे देता तो भाई उस समय तो नहीं, पर बाद में जरूर सोचते हैं भाई मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, उससे नहीं कहना चाहिए मुझे ऐसा। या मैं मान चलिए किसी को पीट दिया, तो फिर कभी कभी ये आता है कि नहीं करना चाहिए था मुझे, और या फिर मन में एक रिग्रेट आता है। जैसे आप लोग मान चलिए किसी की हेल्प नहीं करते हैं, तो फिर मन में लगता है हाँ मुझे कर देनी चाहिए थी। तो फिर अपने अंदर सबको पता होता है कि हम क्या है, सबकी कौन साइज है, सबकी चेतना है, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। और जिस दिन हमारी ये बात समझ में आ जाती है कि हम लोग कोई चीज गलत कर रहे हैं, तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेना चालू कर देते हैं। तो बस वही ये सत्याग्रह में चेतना जगाने की बात चल रही है कि जो ऑपरेसर है, यानी कि जो वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, जो ऑपरेसर है, जैसे ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, तो गांधी जी चाहते थे कि इन्हें समझ में आ जाए कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, गलत चीज है ये। और उस दिन जिस दिन समझ में आ जाए गलत चीज है, उस दिन सब ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है सत्याग्रह। तो गाइस अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि जो चंपारण था वहां पे क्या हुआ। अब हम लोग सत्याग्रह के बारे में तो जान लिए ही है कि क्या था सत्याग्रह और क्यों था सत्याग्रह। तो अगर हम लोग सत्याग्रह की बात कर रहे थे, तो अब सत्याग्रह का इस्तेमाल कहाँ किया गया। अभी हमने ये समझा कि सत्याग्रह था क्या, और सत्याग्रह का इस्तेमाल कैसे किया गया और कहाँ कहाँ किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल दिखता है गांधी जी इंडिया में आए और 1917 में पहला एक्सपेरिमेंट किया चंपारण बिहार में। तो बिहार में, पहले ये पढ़ दे रहा फिर बता दे रहा पूरी कहानी। इन 1917 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system। तो यहाँ पे क्या सीन था कि बिहार में सीन ये था कि पहले तो गांधी जी इंडिया में आए और अलग अलग जगह विजिट कर रहे थे। तो वहाँ पे उन्हें व्यक्ति मिले, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने अपनी समस्या बताई कि यहाँ पे जो इंडिगो हम लोग बात करें उगाते हैं, नील की खेती होती है, तो वहाँ पे हम लोग बात करें जो टीनेज वर्कर्स थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। एक तो पहली बात तो इन्हें जबरदस्ती खेती करनी पड़ती थी, मतलब अपने खेतों में इंडिगो उगानी यानी कि नील खेती करनी पड़ती थी, जो कि एक तो उन्हें इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। दूसरी बात कि उनकी जो लैंड थी वो खराब हो रही थी धीमे धीमे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत सालों तक उनका शोषण किया, और बाद में जब सिंथेटिक फाइबर की खोज हो चुकी थी यूरोप में और धीमे धीमे डिमांड खत्म हो रही थी इंडिया से कि भैया आप इंडिगो की जरूरत नहीं है, तो अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया कि इन्होंने कह दिया कि भैया हम आपकी खेती को माफ कर देंगे, कि आपको अब आपसे हम लोग इंडिगो नहीं उगाएंगे और इसके बदले आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा हमें। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो उन्होंने क्या किया, वहां से तो डिमांड बंदी हो चुकी थी, तो इन्होंने कह दिया, उधर से तो फिर बंदी हो गई थी, उधर तो भेजना था नहीं, और इधर से इनसे कह दिया कि अगर तुम्हें बंद करवानी है तो फिर अगर हमें कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो किसानों ने पैसे
पैसे दे दिए। बाद में किसानों को पता चला कि हाँ भाई उधर पे सिंथेटिक फाइबर की खोज हो चुकी है, इस वजह से डिमांड खत्म हो गई, तो अंग्रेजों ने हमसे जबरदस्ती पैसा लिया है। तो ये लोग डिमांड कर रहे थे भैया हमें टैक्स दे दो, कंपनसेशन दे दो कि भैया हमने आपको इतना पैसा दिया था और बाकी आप हम लोगों का जो बनता है हमारा दे दो, कि भैया आप जबरदस्ती उगा रहे थे हमसे। तो फिर अंग्रेज उतर नहीं रहे थे, मतलब सीधी तरीके से बात नहीं कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और कैसे भी करके गांधी जी को बुलाया जाता है। फिर गांधी जी वहां जाके शांति से बैठते हैं और फिर जो मामला है वो ठंडा करते हैं। और वहां पे अंग्रेज पहली बार, पूरा नहीं मतलब आधा नहीं, आधे से भी कम पैसा देते हैं वो, पर पहली बार अंग्रेज झुकते हैं। किसके लिए? किसी किसी इंडियन के सामने झुकते हैं कि वो लोग राजी होते हैं कि सामने वाला सही कह रहा है। तो पहली जीत उनकी गांधी की चंपारण में देखने को मिली। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह का मूवमेंट था चंपारण में, हमें क्या देखने को मिलता है? अच्छा और टिकाऊ देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ पे जो सत्याग्रह का मूवमेंट था वो काम कर रहा है। तो गाइस सत्याग्रह के बाद हम लोग बात करें, हम लोग सत्याग्रह के टूल्स के बारे में बात कर ही रहे थे, और हमने चंपारण का मूवमेंट तो देख लिया था, ठीक है, इंडिगो मूवमेंट के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। और दूसरा हम लोग बात करते हैं खेड़ा मूवमेंट के बारे में। तो खेड़ा में भी अब धीमे धीमे अब जो गांधी जी थे वो सत्याग्रह का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना समझ गए थे कि कैसे कैसे करके हमें इससे जो सत्याग्रह है इसके साथ खेलना है। तो फिर सत्याग्रह का हम लोग बात करें इस्तेमाल अलग अलग जगह पे दिखाएंगे और उस अलग अलग जगह पे विक्ट्री लेंगे अंग्रेजों के खिलाफ में। तो फिर एक अच्छे तरीके से स्टेब्लिश हो जाएंगे इंडिया के अंदर कि हाँ भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विचारधारा से अंग्रेज डरने लगे हैं। अगर कहीं ना कहीं देखें तो आज पहली बार ऐसा हो रहा था जब अंग्रेज पहली बार पीछे हट रहे थे अपने बुरे कामों की वजह से। किसकी वजह से? गांधी की वजह से। तो एक इमेज बनने लगेगी पूरी कंट्री के अंदर, हर एक लीडर उनकी अप्रिशिएशन करेगा और हर एक लीडर के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट जाएगी, हाँ भाई बंदा है कुछ कर सकता है। तो दूसरा मूवमेंट क्या है? इनका खेड़ा है। देन इन 1970, तो 1970 में ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ द खेड़ा, यानी कि पीजेंट्स को, यानी कि किसानों को सपोर्ट करने के लिए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ की? गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह, ठीक है। आफ्टर बिहार ये कहा गए गुजरात गए, गुजरात में खेड़ा में जाके क्या कर रहे हैं? अपना मूवमेंट चला रहे हैं। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट and peasant of Khera could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed। तो इनकी मतलब इन्होंने हेल्प क्या मांगी? इन्होंने हेल्प ये मांगी कि यहाँ किसानों ने कि उस समय पर इनकी एक क्रॉप फेलियर हो गई थी, यानी कि फसल बर्बाद हो गई थी। दूसरा कि वहाँ पे प्लेग हो गया था, तो इस वजह से अब ये रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। रेवेन्यू इन द सेंस समझते हैं इसको पहले हम लोग। तो रेवेन्यू क्या होता है कि जैसे मान चलिए खेती किसानी है, किसानों के नाम पे है, तो किसानों से ये कहा जाता था कि तुम खेती किसानी कर लेना, इसका जितना तुम्हें प्रॉफिट मिले उसका रेवेन्यू कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। तो अब अंग्रेजों ने हाइड करके रखा हुआ था। अब इनके पास उतना पैसा बचा नहीं था क्योंकि भैया जो फसल थी बहुत तो बर्बाद हो गई थी। तो फसल बर्बाद हो गई थी इसलिए उनके पास पैसे थे नहीं। अब पैसे नहीं थे और वो लोग डिमांड कर रहे हैं पैसे की, भाई पैसे दो मैं, और ये कह रहे हैं कि भैया इतनी हम आपकी डिमांड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो दो यार। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं तो सिचुएशन जब क्रॉप फेलियर की सिचुएशन होती है तो उस समय पर जो टैक्सेशन होती है वो रिलैक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये लोग यही चाहते थे कि कैसे भी करके जो ब्रिटिश सरकार है वो हमारा जो टैक्स है वो क्या कर दे, वो कम कर दे, और यही उनकी डिमांड थी। और यही उधर पे गांधी जी ने बाजी मार ली और यहाँ पे काम हो गया, ठीक है, खेड़ा में। तो गाइस तीसरे मूवमेंट के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि परफॉर्म किया गया था विद द हेल्प ऑफ सत्याग्रह। तो अहमदाबाद गुजरात की बात हम लोग करने वाले हैं। तो उसके जस्ट एक साल बाद हम लोग बात करें खेड़ा के बाद 1918 में जो महात्मा गांधी थे वो अहमदाबाद गए और उन्होंने ऑर्गेनाइज की सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि उस समय पर प्लेग फैल गया था। मैं आपको ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर प्लेग फैल गया था और जो कंपनी ओनर्स थे जो उन्होंने कहा था कि भैया हम आपको अभी तो सैलरी नहीं दे पाएंगे। फिर मतलब एकदम से हटाने की बात चल रही थी उनको कि प्लेग की वजह से हटाना चाह रहे थे वो। और क्योंकि उस समय पर प्रॉब्लम से भी ये चलती थी वहाँ पे कि जो हम लोग बात करें कि स्किल्ड वर्कर चाहिए थे उन्हें, एक तो पहली बात तो, और उन्होंने कह दिया कि हम आप लोग अभी एक काम करिए, आप लोग अभी कहीं से कर्जा वर्जा लेके अपना 1 साल तक मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए अपना काम चलाइए और जैसे ही आप वापस आएंगे तो हम आपका वो पैसा दे देंगे जितना मतलब सैलरी आपकी बनती है उसका कुछ % हिस्सा आपको दे देंगे आपको, जिससे कि आपका काम भी चलता रहे और आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करें, क्योंकि स्किल वर्कर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बाद में पैसा देने से मना कर दिया कि हम नहीं देने वाले हैं। तो फिर जो मिल वर्कर थे वो स्ट्राइक
पे बैठ गए कि हाँ भैया आपने तो पहले कहा था कि भैया हम आपको पैसा दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे जितना कि आप लोग वहाँ पे खर्च करेंगे। तो फिर अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हम नहीं देने वाले पैसे ऐसे, जो करना हो कर लो। फिर गांधी जी आए, फिर मीडिएट किया उन्होंने, तो कुछ कुछ जाके कुछ परसेंट पे जाके बात फिक्स हो गई थी। तो वहाँ पे भी सत्याग्रह का इस्तेमाल किया गया अहमदाबाद गुजरात में। फिर ये वाली अपनी थीम खत्म हो गई। अब बात करने वाले हैं हम लोग रोलैक एक्ट के बारे में। तो रोलैक एक्ट का सीन क्या था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी अब वो ऐसे कानून लाने वाली थी जिसमें भैया अगर अंग्रेजों को शक होता तो वो सीधे सीधे क्या करते, आपको अरेस्ट कर लेते। तो फिर ये बहुत ज्यादा ऑपरेसिव, बहुत दबाने वाला कानून था जिसका सब लोग विद्रोह कर रहे थे। तो इसके खिलाफ, इसके साथ साथ हम लोग बात करें, खिलाफत मूवमेंट भी चलेगा और रोलैक सत्याग्रह भी चलेगा। जब ये दोनों मूवमेंट इंस्टेंस में चल रहे होंगे साथ में, तो इसकी वजह से होगा क्या, जलियांवाला बाग कांड होगा। कि जहां पे हम लोग बात करें मूवमेंट की बात चल रही थी कि हाँ मूवमेंट करना है, मूवमेंट करना है, तो फिर खबर लगेगी अंग्रेजों को कि कैसे कैसे करके इन्हें कि यहाँ पे मूवमेंट की प्लानिंग चल रही है। तो वहाँ पे जलियांवाला बाग अमृतसर में अटैक हो जाएगा बहुत भयंकर, और बहुत सारे लोगों को जिंदा मार दिया जाएगा। और जब ये आक्रोश उठेगा कि हमें इंडियंस को मारा गया, तो फिर पूरे इंडिया के अंदर फिर जो नेशनल हम लोग बात करें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके अपनी जो सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अहमदाबाद तक का तो सत्याग्रह समझ में आ गया कि ये अलग अलग तरीके से कैसे सत्याग्रह को इंप्लीमेंट किया गया था पूरे कंट्री के अंदर, वो हमने देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं रोलैक एक्ट के बारे में, जो खिलाफत मूवमेंट और सत्याग्रह चलने वाला है इसके खिलाफ, रोलैक एक्ट के खिलाफ। तो इसके बाद हम लोग बात करें कि इसके साथ में फिर इसका रिएक्शन हमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट दिखेगा, इसके बाद में हमें जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो दिख जाएगा। तो ऐसे करके अपनी जो टाइमलाइन है वो बढ़ती रहेगी आगे चैप्टर की। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको।